हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि हमारा दो क्लासें होती हैं, एक अर्थमेटिक का होता है और एक ये एडवांस का रहेगा, जो आपको 4 बजे वाली क्लास रहती है, एक 10 से 11 और एक 4 से 5 बजे वाली। तो साथियों इस क्लास में सभी एक बार फटाफट जुड़ जाइए और एक बार एक सिंगल कमेंट करके अपनी अटेंडेंस दे दो कि आप आ गए। उसके बाद मैं क्लास को शुरू करता हूं। जल्दी जल्दी एक बार सभी साथी जो भी जुड़ जाएं वो कमेंट कर दें। आज एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो उपयोगी हमारा ये अध्याय, ये चैप्टर रहेगा, जिसको अपन यूं कह सकते हैं कि आप यदि गणित में इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं तो आपकी छोटी छोटी जो कमियां होती है वो इस अध्याय के माध्यम से दूर होगी। और इस अध्याय के माध्यम से जैसे ही आपकी कमियां दूर होगी, आपका जो इंटरेस्ट है, जो गणित के प्रति रुचि है, वो इस चैप्टर के बाद आपका अपने आप बढ़ जाता है, डेवलप हो जाता है। तो साथियों, जैसा कि मैं इस बिंदु को शुरू करूं तो इस बिंदु का आपको जैसे कि नाम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि आज का हमारा बिंदु रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आप सभी को पता है कि हमारा ये कोर्सेज वैसे तो रेलवे की सभी एग्जामों के लिए ओरिएंटेड है, लेकिन फिर भी आप किसी भी एग्जाम में एग्जाम देने जाएं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, भले ही वो किसी सेंट्रल के एग्जाम का हो या स्टेट के एग्जाम का हो, सारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हमारा विषय कुछ ऐसा है जिस विषय का सभी जगह बराबर वेटेज होता है और बराबर ये अपना दर्जा रखता है। तो आइए अब आज की हम शुरुआत करते हैं और देखिएगा हम बात करने वाले नंबर सिस्टम। सभी जो एक बार साथी जुड़ जाएं वो कमेंट कर दें। हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि हम कह सकते हैं संख्या पद्धति। अब यहां पर यह संख्या पद्धति बोला गया है। पद्धति क्या होता है? पद्धति को अंग्रेजी में कहा जाता है एक सिस्टम। और आप सभी को पता है कि हर कोई बात कहता है कि यार इस चीज को सिस्टम से करो, और सिस्टम से करो का मतलब है कि आपकी जो कई अनेकों प्रकार की जो संख्याएं होती है या जो संख्या होती है उसको आप एक सुव्यवस्थित व सुपरिभाषित तरीके से उसको प्रदर्शित करना, व्यक्त करने की जो पद्धति होती है वही क्या होती है? संख्या पद्धति होती है। तो इस संख्या पद्धति की ये परिभाषा है जो आपको कहीं भी नहीं लिखनी है, बस आपको समझनी है कि संख्याओं का सुव्यवस्थित व सुपरिभाषित जो एक प्रकार है, जो तरीका है, उसी को हम संख्या पद्धति की श्रेणी में शामिल करते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। रिंकू कुमार मीणा जुड़ गया है, वेलकम भाई रिंकू। और सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। तो संख्या पद्धति की ये परिभाषा है, इस पे आपको ज्यादा गौर नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि यार ये संख्या पद्धति क्यों पढ़ना जरूरी है। क्योंकि संख्या पद्धति एक ऐसा बिंदु है जहां से हम हमारी गणित की जो मूलभूत बातें हैं उनके बारे में हम यहां से जानकारी अर्जित करते हैं, और साथ ही साथ हम जो है अपनी गणित में आने वाली अनेकों प्रकार की जो साइन को ले लो, जैसे कि चिन्ह परिपाटी को ले लो, या हम संख्या कि जो सांकेतिक भाषा में संख्याओं को जो व्यक्त करते हैं वो भी हमारे जो यहीं से जानकारी मिलती है कि जैसे एन है तो नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, क्या है। प्राइम नंबर है तो इसको क्यू से क्यों व्यक्त करते हैं, और प्राइम नंबर माफ कीजिएगा, प्राइम नंबर तो पी से होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे परिमेय संख्या है तो उसको क्यू से व्यक्त क्यों करते हैं, अप्रमेय है तो उसको टी से क्यों व्यक्त करते हैं, या क्यू डैश भी बोल सकते हैं। और ये सारी बातें अपन आज के इस बिंदु में चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले कि संख्या पद्धति में सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये संख्या आपके पास पहला ही इसके नाम में है संख्या, और संख्या को आप लिखते हैं नंबर। और अब जो ये संख्या आई है तो संख्या भी कहीं ना कहीं अपने आप तो बनी नहीं होगी, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये क्या, कैसे और क्यों बनती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। कि संख्या होती है, संख्या से पहले हमारे पास जैसे आप शब्द पढ़ते हैं हिंदी में तो शब्द से पहले वर्ण आता है और वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं। यहां पर संख्या की बात कर रहे हैं तो संख्या से पहले अंक का नाम आता है। अंक
अंक को आप अंग्रेजी में बोले तो वहां पर आप लिखते हैं डिजिट। क्या लिखते हैं भाई? डिजिट। तो अपने पास अंक या डिजिट की भी एक बात अपन को समझनी पड़ेगी कि कौन से डिजिट, क्या डिजिट और कितने डिजिट होते हैं। पहले डिजिट के बारे में समझेंगे, अंक के बारे में, फिर नंबर के बारे में समझेंगे। तो आइए बात करते हैं इस पहली स्लाइड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने इसको एकदम इस तरीके से क्लासिफाइड किया है कि सबसे पहले आप नंबर सिस्टम पढ़े तो पहले आपको सबसे पहले जो ज्ञान होना चाहिए वो होना चाहिए अंक का, और अंक का ज्ञान होने के बाद फिर आपको ज्ञान होना चाहिए संख्याएं अर्थात नंबर का। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूं, मेरे ख्याल से ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, तो आइए बात करते हैं। यहां पर अपन बात करें कि अंक, तो आप गणित की जो अपने पास स्टार्टिंग होती है, प्रारंभ होता है, उसमें हम गणित की बात करें तो यहां पर अंक होते हैं, वो कितने होते हैं? तो भैया अपने पास आप देख पा रहे हैं कि 0, ये भी एक अंक है, 1, ये भी एक अंक है, 2, 3, इस तरीके से आप जब चलते चलें तो अपने पास जो अंकों की बात करने वाले हैं तो अपने पास अंक जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो सर हमारे पास जो अंकों की बात करें तो हमारे पास पूरे अंक जो होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अंक। और अंक होते हैं तो आप काउंट करिएगा, 1 से लेकर 9 तक ये हो गए और 0 अलग से, यानी कि अपने पास सबसे पहले तो कुल कितने अंक हो गए? 10 अंक। ये जो 10 अंक होते हैं, इन अंकों के माध्यम से ही आप संख्याओं का निर्माण करते हैं। आप सीधे कोई भी संख्या व्यक्त नहीं कर सकते। पहले आप ये देखते हैं कि हमारे अंक कौन से होते हैं। तो हम कहेंगे जी कि 0 से लेकर के 9 तक हमारे पास कुल ऐसे 10 अंक होते हैं। इनके माध्यम से एक अंक की ये संख्याएं हो गई, और संख्याएं नहीं है, अभी कुल अंक अपने पास कितने हो गए? 10। अब आपके पास ये 10 अंक हो गए तो हम यहां बात करने वाले हैं कि जैसे ही अंक हो गया तो आप सबसे पहले एक अंक वाली संख्या की बात कर लेते हैं। एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली अगर संख्या की बात करें तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि जब एक अंक वाली संख्या की आप बात कर रहे हैं, कौन था? एक अंक वाली संख्या की बात कर रहे हैं तो एक अंक वाली संख्या में याद रखिएगा, ये आपने कहा कि कुल अंक कितने? 10। लेकिन याद रखिएगा 0 को केवल आप अंक में गिन सकते हैं, संख्या में नहीं गिनते हैं। सबसे पहली बात जो आपका शून्य है वो केवल एक क्या है? अंक है, न कि क्या है? संख्या। ये कोई संख्या नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? पहली बात तो ये। तो कुल गणित में कितने अंक हो गए मेरे भाई? कुल गणित में अपने पास जो है वो 10 अंक हो गए। लेकिन अगर एक अंक वाली संख्याओं की बात करें तो अपने पास 1 से लेकर के 9 तक जो है वो कितनी संख्याएं होती है? एक अंक वाली जो कुल संख्याओं की बात करें तो 9 होती है। अब यहां पर कोई भी डाउट नहीं होगा। पहली एक नॉर्मल एक छोटी सी बात है जिसको आप अच्छे से समझेंगे कि अंक और डिजिट में क्या है फर्क। तो यहां पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये सभी अंक हैं। अब इन एक अंकों से स्टार्ट अपन ने किया और इन अंकों के बाद में हम संख्याओं पर चले तो हमने कहा कि जो 1 से लेकर 9 तक है ये अंक भी होते हैं और अपने आप में एक अंक वाली क्या होती है? संख्या भी होती है। एक सामान्य सी बात है। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास एक अंक वाली संख्याएं हो गई, क्या इन्हीं अंकों से और भी संख्याएं बनाई जा सकती है? जैसे ही हमने 1 और 0 को लिखा, इस बार 0 का भी महत्व हो गया, यानी कि 0 एक संख्या बनाता है जबकि 0 कोई एक संख्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि 10 कितने अंकों की संख्या है? तो भैया ये जो है वो 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। कितने अंकों की है? 2 अंकों की। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान रखनी है कि अपने पास 10 है वो 2 अंकों की है। अब 2 अंकों की है तो ऐसी 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती है? तो आप फिर यहां कहेंगे कि जी 2 अंकों की संख्या अगर बात करें तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? 2 अंकों की कुल संख्या
तो ऐसी स्थिति में दो अंकों की अगर कुल संख्या की बात करें तो आप कहेंगे जी कि अपने पास 10 से लेके और पूरा 99 तक है, वो सभी संख्याएं दो अंकों की होती है। इसके बाद जैसे ही 100 आता है उसमें एक के साथ दो जीरो यानी कि 3 डिजिट हो जाते हैं। पहली बात ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर अगर 10 से लेकर के 99 तक कुल अगर बात की जाए तो अपने पास, मुझे एक बात बताइए, हमें केवल दो अंकों पर बात की गई है, तो एक अंकों की संख्याएं कितनी है? 9। जबकि हम कहां तक चल रहे हैं? 99 तक। तो आप 99 में से 9 को घटा दें तो आप कहेंगे जी कुल कितनी हो गई? 90 संख्याएं हो गई। इसी प्रकार अगर तीन अंकों की संख्याओं के बारे में मैं बात करूं तो मुझे आपको कोई भी बात नहीं समझानी पड़ेगी। आप कहेंगे कि जी सर 100 से लेकर के और 999 तक जो है वो तीन अंकों की संख्याएं होती है, और तीन अंकों की होती है, तो तीन अंकों में आप फिर क्या बोलने वाले हैं कि सर एक अंक वाली 9, दो अंक वाली 90 मिला करके एक और दो अंकों वाली संख्या कितनी हो गई? तो वो हो गई 99। और हमारे पास तीन अंकों की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर 999 में से 99 हटा दे तो तीन अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी? 900। इसी प्रकार ये छोटी बात आपको हमेशा याद रखनी है। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। अब यहां पर एक बात ये क्लियर हो जाने के बाद फिर मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूं कि जी सर ये तो कोई बात नहीं है, ये तो बच्चा भी जानता है और आप तो बहुत काफी बड़े हैं, आपको तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब अपन बात कर लेते हैं कि जी अपने पास अगर ये एक अंक, दो अंक, तीन अंक आ रहा है तो एक कंडीशन चलती है कि अपने पास एक तो आती है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बोल दो, सबसे छोटी संख्या। और एक अपने पास आ जाती है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और यहां पर आपसे एक अंक वाली और दो अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात करें तो एक अंक वाली बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? एक। अब सर आप कहोगे कि आपने तो मुझे जीरो को भी अंक में शामिल किया है, तो जीरो केवल मात्र अंक है, वो कोई संख्या नहीं है, इसीलिए एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? एक। क्लियर है यहां तक? अब अपने पास सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 9। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि बताओ सर अब दो अंकों वाली बात करो, एक अंक वाली हो गई, अब दो अंक वाली बात करें। तो दो अंक वाली बात करें तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब एक अंक वाली सबसे छोट बड़ी संख्या 9 पर खत्म हो जाती है तो 9 के बाद जो अगला नंबर 10 का आता है वही अपने दो अंकों की संख्या का प्रारंभ होता है। और जो जहां संख्या के प्रकार का प्रारंभ करेगा वो छोटा कहलाएगा, क्योंकि जिससे प्रारंभ हो गए यहाँ पे, तो अपने पास दो अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या बोली जाए तो 10 होगी। उसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या, अब मुझे बताइए दो अंकों की संख्या कहां खत्म होती है? 99 पे। तो ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। आप ये कह रहे होंगे कि सर ये बातें तो हमें आती है, आगे चलो। देखो आगे हम बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कल को वो इस प्रकार का सवाल आपके सामने रख दे कि दो अंकों की, देखो सवाल कुछ इस प्रकार से आ सकता है और ऐसा आया भी है कि दो अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी वह सबसे बड़ी संख्या की प्रास बताइए, वह सबसे बड़ी संख्या की प्रास क्या होगी? प्रास, परिसर, या बोल देते हैं रेंज, ये क्या होगी? अब आप, पहली बात तो ये कि ये रेंज क्या होती है इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। फिर उसके बाद दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है ये जरूरी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है ये जरूरी है। प्रास के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रास का मतलब यह होता है कि आपका जो अंतिम अंक या बड़े अंक में से छोटे अंक को
अंतिम बड़े अंक में से, या बड़ा छोटे का तो बाद की बात है, हम एक सीक्वेंस में आरोही अवरोही क्रम में देखें तो अपने को आरोही क्रम में किसी संख्या को रख करके अपना अंतिम जो बड़ा अंक होगा उसमें से प्रारंभिक का जो अंक होगा उसको घटा दे, तो उसी के अंतर का जो होता है मान, वही क्या होगा, अपना क्या कहलाएगा, प्रास। तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10। तो ऐसी स्थिति में जो परास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 89 हो जाएगी। बोलो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है क्या? और समझ में आ भी रही होगी, और साथ में ये भी पता होगा कि सर ये बात एकदम परफेक्ट है कि अगर हमें इन चीजों के बारे में पता होगा तो ऐसे छोटे सवालों का जवाब जो बोनस मार्क रहेंगे। रिंकू कुमार मीणा बालोद, हेलो भाई रिंकू, और दोनों रिंकू जुड़े हुए हैं, बाकी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कमेंट नहीं आ रहे अभी उनके। देखो भाई, तो ये बात आपको क्लियर हो गई, तो अब आप कमेंट करिए, जल्दी से मुझे बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब आप एक पैटर्न भी बना चुके हैं यहां पर कि 1, 2, अब 3 अंक पे भी चलूंगा। पहले एक के पास क्या था, आप इसको कह सकते हैं कि 10 की पावर कितनी थी, 0, और जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान होता है 1। कभी मैं फुर्सत में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी मैं बात करना चाहूं, क्या कमेंट है? रेवट भैया, फिर आप जो है, आपके एप्लीकेशन ओपन नहीं हुआ, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप क्लास से कैसे जुड़े? अगर आप लॉगिन हो गए होंगे तभी तो आप इस क्लास से जुड़े होंगे, या फिर आपके नहीं हुआ है तो आज की क्लास को देखो। आप वेट करो, मुझे अभी क्लास लेने दो, क्योंकि मैं अभी आपका क्लास जो ऐप वगैरह ओपन कर नहीं सकता। क्लास खत्म होते ही आप मेरे जो पर्सनल नंबर है उन पर व्हाट्सएप मैसेज करना, फिर मैं आपका जो है ये काम खुद करूंगा। और मैंने अब जो है आपको पूरा ऑथोरिटी भी दी थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है अब मुझे डायरेक्टली नंबर के भेजना, फिर मैं कर दूंगा, ठीक है? ओके ओके, खुशीराम, हेलो भाई, जुड़ जाओ एक बार सभी साथी। तो देखो भाई, हम यहां पर ये अंकों वाली बात कर रहे हैं। अब यहां पर मुझे अगर इसकी सबसे छोटी संख्या चाहिए तो मुझे समझ में आ रहा है कि 10 की पावर कितनी है, 1। उसी प्रकार अब मुझे आगे 3 अंकों की बात कर दे अगले वाला, तो 3 अंक में क्या करना है भाई, 3 अंक में क्या करना है, 3 अंक वाली स्थिति में क्या होगा, तो 3 अंक वाली स्थिति में आपके पास 10 की पावर बिना कहे ही कितनी हो जाएगी, 3। तो इधर अपने पास 9 का जो है वो अपने को पावर वावर नहीं करना है। एन कितनी बार आ रहा है, अगर 2 अंकों की बोला है तो 2 बार, 3 अंकों की बोला है तो 3 बार। इस तरीके से आपके सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वाला जो तरीके का एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मुझे अब इसको आपको बार बार रिवाइज नहीं करवाना है, मैं ये बात समझ चुका हूं और आप समझा चुका हूं कि आप समझ पाए होंगे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो आप बता देंगे, साथ ही साथ आप जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़कर आपको और आगे बढ़िया बात करता हूं। तो ये संख्याओं के प्रकार पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूं। आपको मैं यहां से बताने वाला हूं कि जैसे अपने पास आपने गिनती तो जीवन में की होगी कि 1 से लेकर के, अगर आप इस तरीके से दो, माफ कीजिएगा मैं इसको कोमा नहीं लगाऊंगा, 1, 2, कहां जा रहा है दिमाग, 1, 2, 3, 4, 5, यही क्रम चलता रहे और क्रम चलते चलते हम वहां तक चले जाएं जहां तक हमें पहुंचना है। तो आप यहां पर बोले कि सर हमें यहां पहले एक छोटा सा आप एग्जाम्पल से समझाओ, तो 1 से लेकर के इस तरीके से हम 30 तक की गिनती या 1 से 30 तक के अंकों से मिलकर जो बनी एक संख्या है, उन संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी है। एक पहला एक प्रकार का ये अपने पास चलता है कि आप इस प्रकार से 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं से बनी एक संख्या की संख्याओं से बनी एक संख्या
थोड़ा सा नेटवर्क का भी क्या है कि आज मौसम खराब है तो हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन अब ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से। अब देखो भाई, यहां पर बात करें तो 21 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें डिजिट की संख्या कितनी है, 2। ये 2 डिजिट वाली संख्या होगी अपने पास। अब 2 डिजिट वाली होगी तो ध्यान दो भाई कि यहां से अपन बात करें 21 दूना 42 डिजिट इसमें ये हो जाएंगे। ऐसा करके आपसे कुल अंक पूछे हैं तो आप कहेंगे कि यहां पर 10 से लेकर के 30 तक की बात करें तो अपने पास हम यूं कह सकते हैं कि 2 गुणा जो भी डिजिट आपके पास आता है या जो भी आपके नंबर आते हैं, कितने नंबर आपके पास हैं वो गुणा कर दो, वो अपने पास क्या आ जाएंगे, डिजिट में आ जाएंगे। तो हमने कहा कि ये कुल कितने हो गए, 42 अंक हो गए। और ऐसा करके अगर 1 से 30 तक बात करें तो पूरे 1 से 30 तक जो है वो अपन बात करें तो कुल डिजिट कितने हो जाएंगे, तो भैया 42 और 9 क्या 51 हो गए क्या? बोलो भाई, यहां जो मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं क्या वो आपको समझ में आ रहा है क्या? उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बोलो, सभी के समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल समझ में आ रही है ना? अब सुनो, अब अगर ऐसी बात होती है तो मैं आपसे फिर बात करता हूं कि जी अपने पास ऐसा ही अगर अंकों का क्रम जमा के और आपसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइएगा, ऐसी मैंने एक और संख्या बनाने का प्रयास किया और संख्या बनाने का प्रयास किया तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बताइएगा 50 तक जो भी आपके पास बनी संख्या है तक संख्याओं से बनी एक संख्या बोल दो, या बनी संख्या में अंक, आपके बनी संख्या में कुल अंक कितने हैं? तो जल्दी से मेरे साथी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, फिर आगे अपन बात करने वाले हैं। जल्दी से जवाब दो भाई, किस किस का जवाब आ रहा है, मैं वेट करता हूं कि कौन जवाब देगा, फिर मैं आपको आगे इसका एकदम पैटर्न ही दिमाग में सेट करवा दूंगा। 91, खुशीराम ने जवाब भी दे दिया, रिंकू यस कह रहा है, 91 रिंकू का भी आ गया, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। यानी कि सभी मेरे साथी अब समझ चुके होंगे। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं कि 1 से 50 तक की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1 से लेकर के 9 तक के लिए तो क्या होता है, 1 इंटू अपने पास n हो जाएगा। और एक अंक वाली कितनी अपने पास, या हम यूं भी लिख सकते हैं इसको, एक डिजिट आप कह सकते हो, डी से इसको व्यक्त कर देता हूं, और अपने पास कुल कितने नंबर हैं उनसे गुणा कर दें। और उसके बाद अपने पास फिर अपन बात करें तो 10 से लेकर के फिर 50 तक की बात कर रहा है, तो 10 से लेकर के 50 तक की बात करें तो अपने पास डिजिट कितने होते हैं, 2। और अपने पास कितने नंबर है उनसे गुणा कर दो, अपना जो है जो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं वो जवाब आ जाएगा। क्लियर है?
तो देखिएगा भाई, अपन बात करें कि 1 से लेकर के 9 तक एक अंक वाली संख्याएं कुल कितनी है? 9। तो 9 ही डिजिट हो जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर 10 से लेकर के और 50 के बीच अगर बात करें तो मुझे आप एक बात बताइएगा कि अपने पास ऐसे क्या 41 नंबर होंगे क्या? और 41 नंबर होंगे तो आप बोलेंगे जी कि ये तो 42 डिजिट हो गए। और 42 डिजिट और 9 डिजिट ऐसा करके अगर टोटल डिजिट की बात करें तो टोटल डिजिट में मेरे भाई यहां पर 91 डिजिट हो जाएगा। तो आपको ये अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप इसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। बोलो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पे? चलिए, तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब आपको यहां पर एक पैटर्न ही दिमाग में सेट कर लेना है कि सर 1 से लेकर के, ये पैटर्न दिमाग में सेट कर लेना है कि सर 1 से लेकर के और 9 तक के अंदर बात करें, 9 तक के अंकों से बनी संख्या या 9 तक की संख्याओं से बनी संख्या भी कह सकते हैं। तो अपने पास मुझे इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं होगी, अब आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो 1 से लेकर 9 तक की बात करें तो ऐसे अपने पास कुल डिजिट कितने हुए? 9। फिर अपन बात करें कि सर 10 से लेकर के और 99 के बीच बात करें तो ऐसे कितने डिजिट होंगे? तो आप कहेंगे कि अपने पास, मुझे एक बात बताइए कि 10 से लेकर के 99 के बारे में बात कर रहे हैं तो 9 डिजिट पहले जा चुके हैं, 9 संख्याएं अपनी जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में बताओ क्या 90 बचेगी क्या? और 90 का डबल करें क्योंकि 2 अंक होते हैं इनमें, तो क्या कुल 180 डिजिट हो जाएंगे क्या? तो ऐसा करने पर अपन कह सकते हैं कि अगर इसमें मेरे पास 180 डिजिट हो गए तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के 99 तक जो बनने वाली संख्या है इसमें कुल कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 189। यानी कि ये याद रखने वाली प्रक्रिया हो जाएगी कि इसको बार बार कोई बड़ी संख्या लिखकर दे दे तो आपको सीधे जवाब देने पर आपको कोई भी समस्या ना आए। क्या हुआ भाई? 180। खुशीराम 189 दे रहा है। 189 1 से लेकर के 99 में होगा, जबकि 10 से 99 में 180 डिजिट होता है। ठीक है, तो अपने पास ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं डिजिट के साथ। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा। तो आप मेरी बात को अभी एक और ध्यान से सुनिए। मैं एक और क्वेश्चन के साथ आपको चर्चा करना चाहूं कि आप ऐसी स्थिति में 1 2 3 4 5 6 7 और यही क्रम चलता रहा और चलते चलते मैं उस मोड़ पर पहुंच गया जहां मुझे जाना ही था। तो यहां तक मैं पहुंचा और यहां पहुंचने के बाद मुझसे पूछ लिया गया कि सर आप तो इससे पहले मेरे को एक गिनती, ये टेबल सिखा रहे थे, ये काउंट जो, और अब जो है आप क्या पूछना शुरू कर चुके हैं। तो यहां पर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप जो 1 से 50 150 तक की सभी संख्याओं को एक ही संख्या में रखें और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए डिजिट कुल कितने होंगे, तो पहला इसमें से क्या बोलेंगे कि 1 से 9 तक 9 डिजिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 10 से लेकर के इतना होता है, तो इतना लिखने की जरूरत कहां है? आप तो सीधे बोलेंगे ना मेरे भाई, आप तो सीधे बोलेंगे ना अब इस बार कि 1 से लेकर के और 99 के बीच अगर बात करें तो 189 डिजिट होते हैं। बोलो, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद सर बची कितनी संख्याएं? तो मुझे बताइएगा 150 में से अगर 99 को हटा दूं तो क्या मेरे पास 51 जो नंबर होंगे, टोटल संख्याएं कितनी बचेगी? 51। लेकिन आप मुझे बताइएगा अपने पास 51 बच गई, 51 तो बच गई, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं? अरे मुझे बताइए, जैसे ही 100 आता है, 100 आएगा तो इसमें 3 डिजिट होगा क्या? तो 100 से लेकर के 150 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई? नंबर हो गया 51 और डिजिट कितने हैं? 3। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो अपने पास जो है वो अपने पास 153 का मामला हो गया। बोलो भाई, अब 153 डिजिट हो गए तो आप कहेंगे कि सर 100 से लेकर के और 150 तक जो बची संख्याएं थी उनमें डिजिटों की बात की जाए तो 51 नंबर थे और 51 नंबर को 3 से गुणा करके और 153 डिजिट यहां पर मुझे मिल गए। तो सबको मैंने ऐड किया तो 1 से लेकर के 150 तक अगर टोटल डिजिट की बात करें तो आप इसमें ऐड कर दीजिए और ऐड करने पर बोलेंगे 9 और 3 12 हो गए, 5 और 8 13 हो गया, 13 और 1 14, उसके बाद अपने पास 2 और 1 3, 342 डिजिट टोटल हो जाएंगे।
बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो ऐसी ही प्रक्रिया जब आप करेंगे तो आपको एक यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 999 तक की जो सभी 3 अंकों की संख्याएं हैं उनमें आपके पास टोटल डिजिट कितने होंगे? तो भैया 1 से लेकर के 199 तक बात 999 तक बात करें तो आप यहां पर फिर क्या करने वाले हैं? आप वही फॉर्मेट बनाएंगे क्या कि एक अंक वाली संख्या यानी कि अपने पास एक डिजिट वाली संख्या और ऐसी संख्याएं कितनी है? 9। फिर अपन बात करें 2 डिजिट वाली संख्याएं और ऐसी संख्याएं कितनी है? तो उसको आप फिर गुणा कर दें तो वो अपने पास टोटल डिजिट दे के जाती है। फिर ऐसा ही करने पर 3 डिजिट वाली संख्याएं आएगी और 3 डिजिट वाली संख्या को कुल ऐसी संख्याएं कितनी उससे गुणा कर दें तो अपने पास टोटल वैल्यू आ जाती है। चलिए 1 से लेकर के 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 9। आप ये तो क्लियर बात जान चुके हैं। फिर उसके बाद एक इसको भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये पता है कि 1 से लेकर के और 99 तक जो है मेरे 189 जो डिजिट होते हैं। बोलो ये बात तो सबको पता है। उसके बाद फिर मेरे पास मुझे संख्याएं कितनी बची तो मुझे बताइएगा। 999 में से अगर 99 हटा दिया जाए तो आपके पास क्या 900 नंबर नहीं बचेंगे क्या? 900 संख्याएं बच गई, एन यानी नंबर। तो आप कहेंगे कि 900 संख्याओं में प्रत्येक में कितना अंक है? 3। तो ऐसी स्थिति में मुझे बताइए टोटल 2700 डिजिट और नहीं बचेंगे क्या? तो आप कहेंगे कि सर 100 से लेकर के और 999 के बीच की जो संख्याएं होगी उनमें टोटल डिजिट होंगे 2700 और 2700 होने पर आपसे पूछा गया तो आप कहेंगे कि टोटल डिजिट हो जाएंगे 2889 डिजिट हो जाएंगे। बोलो यहां तक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है क्या? और ये और बता दूं कि बारिश आ चुकी है और मौसम काफी सुहाना होने वाला है, तो उसी हिसाब से आप भी एकदम अच्छे से सुहाने तरीके से पढ़िए और अच्छे से समझिए घर पे बैठ करके एकदम एकदम आनंद के साथ। ये 3189 किसका आंसर आ रहा है मेरे भाई? 2889 इसका करेक्ट आंसर होगा। खुशीराम थोड़ा सा कैलकुलेशन आप क्या है कि इस क्लासों में एब्सेंट थे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लो और इस फॉर्मेट के बेसिस पे आप सभी के जवाब आसानी से दो। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। आगे फिर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 999 4 बार 9 वाला है 9999 के बारे में, तो वो भी आप निकाल करके याद कर सकते हैं ताकि आप आसानी से कोई भी अंक है उसका जवाब दे सके। कुछ क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, घर पे आप प्रैक्टिस करना। 1 से लेकर के अगर ऐसी ही संख्या में बनाने की कोशिश करूं 2 3 4 5 6 और ऐसा ही क्रम में चलने देता हूं और मेरे पास मुझे एक सवाल ऐसा आ जाए कि 700 और 31 जो है इस तक अपन बात करें संख्याओं से, टोटल डिजिट आपसे पूछ लिया जाए, टोटल डिजिट कुल अंक आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब घर बैठे देंगे। उसके बाद फिर अगला जो सवाल अगर बात करूं तो आप यहां पर जो है वो आगे भी मैं इसके बारे में अगला जो है 1 से लेकर के और ये वाला टोटल डिजिट कितना होता है ये आप खुद निकालेंगे, ये आपका काम है। और इसके अलावा अगर मैं इसी के बेसिस पे एक सवाल और लिख देता हूं तो उसका जवाब आप आराम से घर पर बैठ के करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और आप इसमें जो है 1231 जो होती है इसमें टोटल डिजिट कितने होंगे ये आप जवाब देंगे। ये संख्याओं का खेल है, नंबर सिस्टम नाम ही नंबर है, संख्या है, तो सारा खेल ही संख्याओं का है। जो संख्याओं से खेलना सीख जाएगा वो सारी चीजों से लड़ना भी सीख जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे साथियों। आगे की बात करूं तो अपने पास इसमें और भी बातें होती है कि लास्ट के 3 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करना, लेकिन वो अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन ये तो देखें कि यार संख्याएं हैं होती कितने प्रकार की है क्या है, उस पे आते हैं ताकि अपना थोड़ा इंटरेस्ट भी आए। अब ध्यान दो, अगर कोई किसी ने ये सवाल नहीं लिखे कि घर पे कौन से करने हैं तो एक बार लिख लो जल्दी से, क्योंकि फिर मुझे आगे बढ़ना है और आगे चल करके आगे और भी अच्छी बातें आपको करनी है। देखो टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं को यहां पर क्लासिफाइड करेंगे, इन संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे कि संख्याएं होती कौन कौन सी, कितने प्रकार की है, क्या क्या इन संख्याओं के नाम होते हैं, ये बात अपन करने वाले हैं। तो संख्याओं के प्रकारों की अगर बात की जाए तो अपन बात करने वाले हैं संख्याओं के प्रकार की।
तो आइए बात करते हैं संख्याओं के प्रकार में। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं। तो अच्छे से देखिएगा कि यहां पर अपन बात करने वाले हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ नंबर की बात करते हैं। तो मेरे भाई ध्यान देना कि अपन संख्याओं के प्रकार से चलना शुरू करें, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, अगर वो भी क्लियर हो जाए तो एक मजे वाली बात हो जाए, क्योंकि संख्याओं के प्रकार पर हम चल पड़ेंगे, फिर अपने को वो टाइप अपना पीछे छूट सकता है। उससे पहले, इससे पहले एक टाइप की और चर्चा करूं तो ध्यान दो। आपको समझना है कि अपने जो नंबर सिस्टम की बात करें, संख्या पद्धति की, तो इसमें एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपके चलता है, और उसके सवाल जो है ऐसा नहीं है, आपके सभी प्रकार के एग्जामों में पूछे गए हैं, भले ही वो एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, या और कोई अन्य एग्जाम हो, सारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो उन पर ध्यान दो। एक अपने पास बात करेंगे कि अपने पास जातीय मान, इसको ध्यान से समझना मेरी बात को। एक होता है जातीय मान, और दूसरा अपन बात करने वाले हैं स्थानीय मान। दूसरा अपन बात करने वाले हैं स्थानीय मान। एक जातीय मान और एक स्थानीय मान, इस पे अपन बात करने वाले हैं। तो ये जातीय मान और स्थानीय मान, तो अपने को इसको अपन कह सकते हैं कि फेस वैल्यू बोला जा सकता है। क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू। इसको अपन फेस वैल्यू कह सकते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? पैलेस वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? पैलेस वैल्यू। स्पेलिंग को देखते रहना, अंग्रेजी पे गौर मत करना। अंग्रेजी हो सकता है कि अंग्रेजी में थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा ही सिखाएंगे। तो फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू ये क्या है? अपन बात करने वाले हैं कि ये जातीय मान, जात की बात कर रहे हैं, या अपन कह सकते हैं कि उसका फेस मान, और इसको ही अंकित मान या अंकित मान भी कहते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? अंकित मान भी कहते हैं। अंकित मान यानी कि आप कह सकते हैं कि आप कोई भी संख्या देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं एक संख्या लिखने वाला हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक आपको संख्या दिखाई दे रही है। इस संख्या में आपसे पूछा जाए कि सर इसमें जातीय मान और स्थानीय मान की बात करें, तो यहां पर जातीय मान की बात करना चाहूं कि सर 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 का जातीय मान क्या होगा? तो इनकी परिभाषाओं या किसी फेर में आपसे उलझाऊं, उससे बढ़िया है आप उसको डायरेक्टली समझ लें, क्योंकि अपने को तो सवाल करने हैं, अपने को कोई इसमें ज्ञाता आपको बनना नहीं है। तो आप कहें कि 3 का जातीय मान, जातीय मान यानी कि जितना उसने अंकित उसके लिए किया है वही उसका क्या होगा? जातीय मान। यानी कि जातीय मान खुद अपने आप का जो मान है वो स्वयं होता है जातीय मान। पहली बात। अब बात करते हैं कि दूसरा, अगर इसी में स्थानीय मान पूछा जाता, लेकिन उससे पहले मुझे आप बताइए 0 का जातीय मान क्या होगा? तो 0 का जातीय मान 0, 1 का जातीय मान 1। उसी प्रकार अगर बात करना चाहूं 5 का जातीय मान 5, 4 का जातीय मान 4। जरूरी नहीं है, अगर मेरे पास यही संख्या अगर ऐसे भी होती, यही संख्या अगर ऐसे भी होती, तो भी मेरे पास 5 का जो जातीय मान है वो 5 ही होता। 5 का जातीय मान क्या होता? 5। 3 का क्या होता? 3। 2 का क्या होता? 2। तो सभी जो भी अंकित मान जिस जगह रखे गए हैं वही उनके जातीय मान होते हैं। अब बात आती है कि सर जातीय मान हो गया, तो स्थानीय मान का मतलब क्या है? तो स्थानीय मान की बात करें तो भाई ध्यान से सुनना कि जातीय मान आपको समझ में आ रहा है, स्थानीय मान क्या है? तो स्थानीय मान से सबसे पहले आप इसका एक विस्तारित रूप, जो कि आप एक छोटी क्लासों में आपने अच्छे से देखा होगा कि ये विस्तारित रूप क्या, जातीय मान के साथ अपन समझ चुके होंगे, लेकिन स्थानीय मान की बात करें तो उससे पहले आप इसको, किसी भी संख्या का विस्तारित रूप आपको आना चाहिए। और विस्तारित रूप में क्या होता है कि आपने जीवन में पढ़ा होगा कि बोलिए इकाई, फिर आपने पढ़ा होगा दहाई, फिर आपने पढ़ा होगा सैकड़ा। इसी प्रकार आपके पास आप चलते हैं तो हजार, आगे और भी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं संख्याओं के प्रकार में, फिर आगे 10,000, और यही क्रम आगे चलता रहता है।
तो इस तरीके से आपने जीवन में बोलना और किसी भी संख्या को अगर काउंट करके बताना है तो ये प्रक्रिया आप अपनाते हैं, वो विस्तारित रूप का ही एक फॉर्मेट है। इसमें इकाई का मतलब जो यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक पर लिखा हुआ है, इकाई अंक पर कौन लिखा हुआ है? 0। तो इसमें केवल कितने अंक होंगे? 1। फिर अपन बात करें तो ये दहाई पर है, यानी कि इसमें कितने अंक होंगे? 2। दहाई मतलब 2 अंकों की बात कर रहे हैं, सैकड़ा मतलब 3 की। तो इकाई पर कौन सा अंक है? 0। दहाई पर बात करें तो 2 अंक है, तो अपने पास माफ कीजिएगा 1 है। लेकिन आप मुझे बताइएगा 1 के आगे कितने भी अंक बचे उनके आप 0 लिख दीजिए। फिर अपन बात करें इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े पर कितना है? 2। लेकिन अब उसके आगे ये 1 और 2 अंक बचे हुए तो उसका क्या लिख दो? 0। और उसके बाद अपन बात करें कि आप सर बताइए, यहां पर अपन बात करना चाहें कि अगर 3 का जो बात करें तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? आगे 3 0। उसी प्रकार 4 के लिए क्या हो जाएगा? 4 0। और उसी प्रकार 5 के आगे, माफ कीजिएगा 4 0, या जगह कम है थोड़ा सा, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं यहाँ पे नीचे, यहां लिख देता हूं। इकाई के लिए 0 आ गया, दहाई के लिए 1 के आगे 0 आ गया। उसी प्रकार फिर सैकड़े पर जो है वो 2 है तो इसके साथ 2 0 आ गए। उसी प्रकार ये जो 1000 पर है तो 3 के आगे 3 0 आ गए। उसके बाद ये 10,000 पर है तो 4 के आगे 4 0 आ गए। उसी प्रकार यहां भी जगह तो फिर भी मेरे को कमी रह गई, यहां पर मैं बात करूं तो इसके आगे कितने 0 आ जाएंगे? 5 0। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको गिने कि इकाई, दहाई, सैकड़े, 1000, 10,000, लाख, तो 5,43,210 इसको बोला जाता है। इसी का विस्तारित रूप कुछ इस प्रकार से आता है। और अब इस विस्तारित रूप से ही आप क्या निकाल सकते हैं? स्थानीय मान। क्या निकाल सकते हैं? स्थानीय मान, कि ये अंक कौन से स्थान पर है, ये अपने आप में अपनी क्या वैल्यू रखता है, अपने आप में कितना ये मान रखता है, किस स्थान पर रहकर है। इसका मान लो कि कोई एक है जो 3rd ग्रेड की पोस्ट पे है, कोई 2nd ग्रेड की पोस्ट पे है, तो उसका मान क्या है? उसका वो मान, सम्मान की वो 2nd ग्रेड पे है। 2nd ग्रेड पे यहां कोई इकाई अंक पे तो कितना अंक लेके चलता है? 1। दहाई पर है तो 2 अंक लेके चलता है, तो वही उसका स्थानीय मान अपने को देखना होता है। तो अपन बात करें इसी में, अगर बोला जाता कि 3 का जातीय मान हो गया, 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान, तो अब आप फटाफट से जवाब दे दीजिए। 3 का स्थानीय मान अगर मैं बात करना चाहूं तो 3 के स्थानीय मान के ऊपर बात करें तो ध्यान देना कि 3 किस स्थान पर है, या 3 के आगे कितने अंक बचे हुए हैं। 3 के आगे 3 अंक बचे हुए हैं तो 3 के आगे उतना ही 0 लगा दो, वही उसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। बोलो ये बात क्लियर है क्या? ऐसा ही अगर बात समझ में आ रही है तो फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप बताइए जल्दी से कमेंट करके कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान जल्दी बताओ भाई, 5 का स्थानीय मान कौन बताएगा? जी आ गया जवाब। तो 5 के आगे अभी भी मेरे पास 5 अंक बचे हुए हैं, तो 5 के आगे मुझे कितने 0 लगा देने हैं? उतने ही 0 लगाने के बाद उसका क्या आ जाएगा? स्थानीय मान। अब आप एक बात फिर डाउट आपके दिमाग में आ जाता है, आप काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, कि सर ये छोटी छोटी बातें इनका कोई उपयोग भी है क्या? तो मेरे भाई, विथ एग्जाम नेम के साथ मैं इसके क्वेश्चन पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, उसमें आपको खुद को पता होगा कि कौन सी बड़ी एग्जाम में भी इससे सवाल पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में बात करें तो अपने को क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, उससे पहले मुझे बताइएगा, एक संख्या लिख रहा हूं मैं, मेरे पास इस प्रकार से कोई संख्या है, ये मेरे पास एक संख्या है, मैं आपसे पूछूं उसका जवाब तुरंत कमेंट करना। 4 का जातीय मान व स्थानीय मान। जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी कमेंट करो। 4 का जातीय मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू। जवाब आ गया 4 का, कि अपने पास 400, 400 किसका जवाब आ रहा है? 4 आएगा तो वो होगा, आप इस तरीके से लिख दो अगर जवाब लिखना चाहें, एफ यानी फेस वैल्यू 4 और पैलेस वैल्यू है वो कितना होगा? 400।
क्लियर है ना? जी भाई, बिल्कुल। उसी प्रकार फिर मैं पूछता हूं कि 7 की बात करें तो 7 का जातीय मान और स्थानीय मान कितना होगा? जातीय मान व स्थानीय मान। तो 4 का जातीय मान व स्थानीय मान की बात करें तो फिर लिखेंगे एफ कितना है और पी कितना है। जवाब जल्दी से कमेंट में लिख दो। अब फिर मैं आगे इनसे एग्जाम में पूछे गए सवालों के बारे में बात करता हूं। जल्दी से लिख दो। खुशीराम का जवाब आ चुका है। बिल्कुल भैया, अपने पास 70,000 जो है वो इसका पैलेस वैल्यू और 7 है वो इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? तो अपने पास फेस वैल्यू 7 और पैलेस वैल्यू 7 के आगे कितने अंक है? 4। तो उतने ही अंक रख दो। ये अपने पास, ये लो जी। चलो, ये बात क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ाता हूं बात को, और आगे लेकर के मुझे आपको ये बात समझानी थी कि स्थानीय मान और जातीय मान में आपको कोई भी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे साथी? चलिए बताइए, एकदम ऑफलाइन वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई स्पीड ज्यादा तो नहीं है? मेरे समझाने में आपको कोई समस्या और कोई बात हो तो कमेंट करना, बाकी नहीं दिक्कत है तो यस लिखना, ठीक है? चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि अपन बात करने वाले हैं कि सर इससे जुड़े हुए सवाल कैसे आते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं कि इससे जुड़े हुए सवालों की बात करें तो कुछ सवाल इस प्रकार से रहेगा। उससे पहले संख्या में लिख देता हूं। एक छोटी सी संख्या मैंने लिखी, और इस संख्या में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सवाल जो है बहुत सारे बनते हैं। पहले देखिएगा कि 9 के जातीय मान, 9 के जातीय मान व स्थानीय मान, स्थानीय मान का योग कितना है? एक सवाल ये रहेगा। उसी प्रकार दूसरा सवाल ये रहेगा, और ऐसे ही सवाल सीधे एग्जाम में आए हुए हैं कि आपके पास 9 का, 9 को छोड़ो, 9 का पीछा छोड़ो, फिर अगला सवाल बात करें कि 5 का स्थानीय मान व 9 के स्थानीय मान का योग व अंतर ज्ञात कीजिए। योग व अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल मैं करवाऊंगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पर मैं काम करूंगा। योग व अंतर ज्ञात कीजिए। ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पर मैं काम करूंगा ताकि आप जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से कवर हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा थ्योरी रहेगी और थ्योरी पर इतना फोकस्ड रहेगा कि आप जो है सवाल के जवाब भी खुद से देने का प्रयास कर सकते हैं। जी योग 5900 आ रहा है। रिंकू खुशीराम और कहा कितने निठल्ले हैं मेरे साथी। कमेंट करना नहीं आता है क्या? आजकल तो यो भी अब कहते हैं कि हेलो गूगल, इसका जातीय मान, इसका ये मान, या गूगल पे उस पे माइक जो होता है कि कहो F 700 P 800 900, ऐसा बोलने में भी शर्म आती है क्या भाई? अगर सवाल ही हो जाता है, टाइपिंग करना नहीं आता है तो। अब देखो भाई, इन सवालों के जवाब देते हैं। आपने जवाब दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। नो के जातीय मान व स्थानीय मान का योग। पहले तो मुझे बताइए नो की फेस वैल्यू क्या है? सॉरी, नो का अगर जातीय मान बोले तो जातीय मान कितना है मेरे भाई? जातीय मान की बात करें तो नो का जातीय मान 9 होगा, और नो का ही स्थानीय मान बात करें तो स्थानीय मान की बात करें
तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा? देखो 9 के आगे 2 डिजिट हैं तो 9 के आगे 2 जीरो होता ही होता है। और योग बोला है तो स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना हो जाएगा? 909। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। बाहर से देखो भाई, छोड़ दे खुल्लो। देखो भाई, अब अपन बात कर लेते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा काम था तो उसके चक्कर में मैं आपसे अब देखो भाई, 5 का स्थानीय मान व 9 के स्थानीय मान का योग व अंतर बोला है। आप मुझे बताइएगा 5 का स्थानीय मान कितना है? तो 5 का स्थानीय मान अपन बात करें और 9 के स्थानीय मान की बात करें, 5 का स्थानीय मान और 9 के स्थानीय मान की बात चल रही है। 9 का स्थानीय मान अपन बात करें कि 5 के स्थानीय मान और 9 के स्थानीय मान की बात चल रही है, तो बोलिए 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, 5 के आगे 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लग जाएंगे, और 9 के आगे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे। ऐसा करके अपन बात करें तो अपन कहेंगे कि अपने पास ये 2 डिजिट ऐसे कैसे, पहले योग पूछा है तो आप बोलेंगे कि देखो 900 तो आना ही था, कि यानी कि 5900 ये इनका योग हो गया। इसी प्रकार अगर अंतर की बात करें तो आपके पास वही स्थानीय मानों का अंतर बोला है, तो आप बोलेंगे कि 5000 में से कितना घटा दीजिए? 900 घटा दीजिए। 5000 में से 900 घटा दीजिए, और 900 घटाने पर आपके पास कितना बचता है? तो आपके पास वो बचता है 4100। ये जवाब सभी के आ गए थे क्या? ये जवाब सभी के आ गए थे क्या भाई? मैं एक बार देख लेता हूं आपके जवाब। जी बिल्कुल, आपके सभी के जवाब यही थे। बहुत ही शानदार। इस तरीके से आपके सवालों के जवाब देने हैं। और सवालों पे आते हैं। एक संख्या फिर से लिखता हूं। देखो कोई बात नहीं है, वक्त लगे लग जाने दो, लेकिन एक बार चीज पढ़नी है, बार बार उसको नहीं पढ़ना है। अब यहां पर आपके पास सवाल पहला कुछ इस प्रकार से रहेगा कि अपने पास पहला सवाल ये रहेगा कि 2 3 के स्थानीय मान, 2 3 के स्थानीय मान व जातीय मान, पहले जैसा वर्ड यूज करूं उसको ध्यान देना, जो वर्ड पहले यूज कर रहा हूं वो मान पहले लेना है। वह जातीय मान का योग व अंतर ज्ञात कीजिए। योग व अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप योग व अंतर ज्ञात करेंगे, पहला सवाल इसमें यह रहेगा। दूसरा, अपने पास हम बात करना चाहें कि 2 6 के 2 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये अंतर और योग बता रहा हूं ना, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि कौन किससे कितना ज्यादा है, कौन किससे कम है। क्योंकि एक ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कि 5 और 6 के, अब 6 इसमें 2 आ रहे हैं, तो ऐसे 2 जब रिपीट होंगे तो ऐसा सवाल बनने की संभावना होगी। बाकी जब रिपीटेड डिजिट नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में आपसे यह पूछा जाएगा कि जैसे 7 और 5 के स्थानीय मानों में
कितना अंतर है, या 5 का स्थानीय मान 7 के स्थानीय मान से कितना छोटा है, कितना बड़ा है। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो तो मैं आपको सीट में करवाऊंगा। अभी एक नॉर्मली योग और अंतर समझ लो, अपने आप छोटे बड़े का अंतर समझ में आ जाएगा। अंतर निकालते हो तो अंतर में पता लगता ही है कि कौन किससे कितना बड़ा है, और अपने योग करने पर तो दोनों का योग आ ही जाता है सम। तो आप इसका जवाब दीजिए भाई, जल्दी दीजिए। F0 अंतर खुशीराम, F6 योग। भैया 2 3 के स्थानीय मान व जातीय मान आप गलत पढ़ पा रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो कि यहां 2 3 है, ये 3 और ये 3। पहले वाले 3 का स्थानीय मान और दूसरे वाले 3 का आप पहले जातीय मान ज्ञात करो। ऐसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहां पर केवल स्थानीय मान की बात नहीं कही गई है, स्थानीय मान व जातीय मान। यानी कि पहला जो 3 है, इसमें पहला 3 अपन ये मान ले कि चलो ये है, दूसरा 3 ये है। इसमें थोड़ा डाउट आएगा, हमेशा ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं। आपको, आपकी गलती नहीं है इसमें, समझने पर अब इसके कई आंसर हो सकते हैं। इसमें डिपेंड करेगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें कई बातें हो सकती है, क्या पता इसमें स्थानीय मान इसका ले ले, इसका जातीय मान ले ले, तो भी डिफरेंट आंसर होगा। पहले इसका अपने स्थानीय मान ले ले, इसका जातीय मान ले ले, तो भी डिफरेंट होगा। 2 3 तो है, ये तो क्लियर है। अब किसका कैसे ले, तो अपने को यह समझ लो कि मैंने कहा कि इसका अगर मैं स्थानीय मान ले लूं तो पहले वाले 3 का स्थानीय मान कितना, 300। दूसरे वाले 3 का जो जातीय मान है वो कितना, 3। तो योग करने पर तो मेरे ख्याल से कितना आना चाहिए, 303। और अगर अंतर निकालना पड़े तो आप कहेंगे कि 300 - 3 यानी कितना, 297। अब यहां पर और कई जवाब इसके हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि दोनों तीनों के अगर आप केवल ही जातीय मान पर लेके चलते हैं सवाल को, तो केवल जातीय मान पर लेके चले तो ऐसी स्थिति में तो सीधी बात है कि अपने आंसर 0 आने वाला है। क्योंकि कभी भी सेम डिजिट है, कभी भी सेम डिजिट है, उस सेम डिजिट को आप जो है एक से अपने से घटाएंगे तो 0 आना तय है। तो ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। केवल जातीय मान अगर आप दिमाग में लगा करके 3 - 3 करते हैं तो क्लियर बात है 0 आएगा ही आएगा। अब आप वैसे ही दोनों तीनों के अगर अपन बात करें कि अपने पास ये जो बात करी थी मैंने स्थानीय मान वाली, स्थानीय मान वाली तो करी थी कि कैसे भी जवाब दो सब हो जाएगा। बाकी अगर 2 जातीय मानों का आप योग भी करेंगे तो फिर 2 जातीय मानों में तो योग कितना होगा, 2 जातीय मानों में तो 3 + 3 होगा, यानी कि 6 होना चाहिए। तो ऐसा कोई डाउट नहीं करना है। ऐसे सवालों को और आपको मैं विद प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसके अकॉर्डिंग, और जो आंसर उसने माने उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब आप देंगे, शांति से देंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए। ये स्थानीय मान और जातीय मान की जो एक बात थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्थानीय मान और जातीय मान का कॉन्सेप्ट एकदम पूरा आपका कवर हो गया होगा। बात करते हैं आगे, और स्थानीय मान और जातीय मान की जो है वो चीजें समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। क्लास को अगर थोड़ा लंबा ले ले, एक बार कमेंट कर देना कि क्लास को थोड़ा सा मैं लंबा ले लूं। लंबा तो क्या ही ले यार, अपने को यहीं पे रख लेते हैं। क्लास को ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा लंबा लेना तो गलत है, 2 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद आप पढ़ते हो बोर हो जाते हो लंबी क्लास में। अब देखो भाई, इसको समझ लो अच्छे से। हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार की अपन बात करने वाले हैं। तो संख्याओं के प्रकारों में अपन चलेंगे तो सबसे पहली एक संख्या अपने पास आती है, और वो आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आती है मेरा भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाता है सम्मिश्र संख्या। ध्यान से समझना, आज छोटी मोटी बातें जो है वो आज समझ में आती है तो कल बेहतर होगा कि वो और भी अच्छा आपके क्लियर करेगी कॉन्सेप्ट। सम्मिश्र संख्या की बात की जा रही है। सम्मिश्र संख्या का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, a+ib। ये सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। और सम्मिश्र संख्या होती है उसमें 2 प्रकार की संख्याएं छुपी होती है। मैं हर चीज को समझाऊंगा, कौन संख्या कब कौन सी और कितने प्रकार की मूल रूप से संख्या आपको पढ़नी है, किन किन संख्याओं को पढ़ना है, कहां कहां से एग्जाम में सवाल आते हैं। लेकिन पहले इतनी बात समझो अच्छे से कि यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, इधर तो ए दिखाई दे रहा है, इधर जो बी दिखाई दे रहा है। अब आप सम्मिश्र संख्या को बाद में है 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, और 2 पार्टों में डिवाइड करके आप कहेंगे
कि अपने पास यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं, थोड़ा सा शकल सूरत में अच्छा नहीं लगा ना एरो, थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि वो दिखने में तो अच्छा लगे ना आपको, और जो चीज दिखती है वो अच्छी लगती है आपको, अच्छी दिखती है वो अच्छी लगती भी है। अब देखो भाई यहां पर फिर अपने एक चलेगा रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाऊंगा, इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल हो सकती है, कौन क्या नहीं, वो भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी केवल मैं डायग्राम के माध्यम से संख्याओं का आपके माइंड में सेट कर रहा हूं कि अपने को कौन कौन सी संख्या किस क्रम में याद रखनी है। अपन बात करें तो ये वास्तविक संख्या आ गई। इसके बाद अपन बात करें तो एक होती है अपने पास काल्पनिक संख्या, मतलब अपन बड़ी संख्याओं के तो उससे टूट करके छोटी छोटी संख्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। काल्पनिक संख्या या इसका अंग्रेजी होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो अपने पास ये अपन बात करें कि अपने पास एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि अपने पास आर से डिनोट कर, डिनोट से इससे आर से डिनोट करते हैं, और इसको अपन जो है काल्पनिक संख्या को आई से भी कर सकते हैं, सी से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आई से समझ लो कि ये अपने पास इमेजिनरी नंबर आई हो गया, वैसे इंटीजर के लिए भी आई काम में लेते हैं लेकिन इसके लिए ले लो मान लो। इसके बाद सुनो, फिर अपन बात करते हैं कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी में से दो संख्याएं मिलकर बनी है, तो इसमें दो संख्याएं कहां पे है? तो देखो, आपने कहा कि ए प्लस आई बी की फॉर्मेट में जो है वो आपका क्या होता है, ए प्लस आई बी की फॉर्मेट में आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में होता है तो मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनो कि ए प्लस आई बी की फॉर्मेट में जो ए लिखा हुआ है ये एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। और ऐसा ही है कि अपने पास आई का जो गुणा में है वो अपने पास बी, आई का गुणांक क्या है? बी। आई का गुणांक जो बी है, बी भी एक क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी कि यहां पर आप जो समझ पाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास, आप समझ पा रहे होंगे कि जो ए और बी है वो वास्तविक संख्याएं हैं, और आपके पास जो काल्पनिक नंबर है वो आई है। और ये आई का मान क्या है? आपके कई बार सवाल डाउट भी आते हैं, आई क्या है? तो आई को बोलते हैं आयो, इसमें आई को आयोटा से भी बोलते हैं। आई को आयोटा बोलेंगे तो बोलने में आपको आसानी हो जाती है, काल्पनिक संख्या तो बोलेंगे नहीं। तो अपने पास वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक क्या होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले ये आई आए तो आई के लिए समझ लेना कि आई बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन। तो ये बात आपको आगे कहीं बार जरूरत पड़ेगी। तो ये काल्पनिक संख्या और जो वास्तविक संख्या इन दोनों से मिलकर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो पहली बात तो ये कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए अपन आगे बात कर लें कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ लिया है, ध्यान से सुनो और बोलते रहो जहां बैठे वहां, क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से कितने नंबर तोड़ दिए मैंने? दो। दो प्रकार में कौन कौन से तोड़े? बोलो, वहां जहां बैठे वहां ईमानदारी से बोलो, कौन से तोड़ दिए? वास्तविक संख्या, आवाज यहां तक आनी चाहिए मेरे। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। पहले मुझे बताइए कि जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है उसका क्या रूप होता है? तो ए प्लस आई बी ये क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। जब a प्लस आई बी सम्मिश्र संख्या होती है तो इसमें a और b जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है, और आयोटा होती है वो अपने काल्पनिक संख्या होती है। अब ये आपके पास वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। इनमें सभी में जो शामिल होने वाली संख्याएं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना कि अपन बात करना चाहें कि अपने वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के ऊपर बात करेंगे, तो यहां पर मैं एक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये डायग्राम आप सभी को दिख रहा होगा, और इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहां अगर बात करना चाहें तो एक बड़े, या अपन कहें कि बड़े रूप में बात करें तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां देखो सी से, और आई बराबर जो है अंडर रूट माइनस वन होता है। माइनस आयोटा भी अपने को यहां पर इसको बोले तो उसका फिर फॉर्मेट आपके पास यहां पर बाहर माइनस आ जाता है। अगर मान लो जैसे भी अपने पास अंडर रूट माइनस दो है तो इसको दो आयोटा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, यानी कि जो बड़ा रूप है उसमें आप जो है पहले आपको इमेजिनरी नंबर इसमें बताया गया है।
कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से सबसे पहला नंबर इमेजिनरी नंबर का आता है, फिर उसके बाद यहां से इमेजिनरी नंबर अलग है, उसके बाद बड़ा उतना दर्जा ही है जो रियल नंबर रखता है। रियल नंबर को आर से व्यक्त करते हैं। आर में जो रियल नंबर में है, वास्तविक संख्या में सारी संख्या आती है, वो परी में भी आती है और अपरी में भी आती है। तो यहां पर देखो पाई ई -2 पाई या ट्रांसडेंटल जो है वो नंबर सारे आते हैं। यानी कि अपने पास, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा अगर और भी समझ में नहीं आए तो, फिर रियल अलजेब्रिक रेशनल यानी परिमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृत, और उसके बाद अपने पास होल नंबर यानी कि कौन सी, जो अपने पास पूर्ण संख्या है, जिसमें यह कहा गया है कि होल नंबर आर नॉट कंसिस्टेंटली, यानी कि अपने पास पूर्ण संख्या इसमें शामिल होती है तो उसको कोई ऐसे अलग से व्यक्त करना और इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने पास ये संख्याओं का फॉर्मेट देख रहे हैं, मुझे जहां तक लग रहा है इससे कम समझ में आएगा आपको, तो सुनिएगा ध्यान से। संख्याओं के प्रकारों में अब आप अपनी कॉपी में मैं जैसे जैसे परिभाषाएं लिखवाऊंगा आप अच्छे से लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, मैंने दो बड़े प्रकार की संख्याएं आपको बताई है, उसमें वास्तविक संख्या की अगर मैं थोड़ी बात ही कर लूं पहले, कि वास्तविक संख्या, क्योंकि इमेजिनरी नंबर की तो इतनी आपको बात करनी थी और इतना ही आपकी जरूरत पड़ेगी। अपन बात करें कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर की बात कर ले तो ये जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर के अंतर्गत आपने जीवन में पढ़ी होगी एक संख्या रेखा। क्या पढ़ी होगी? एक संख्या रेखा। रेखा टेढ़ी है तो इसको सीधा करते हैं भाई, अच्छा नहीं लगा हमें भी, तो चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा कहां से होगी? यहां से। ये लो, अच्छा रेखा भी नहीं बनेगी क्या? इससे बन जाएगी, नहीं बनेगी तो बना देंगे। ये अपने पास देख लेना, और टेढ़ा मेढ़ा हो तो मामला। इसके बाद इसको रेखा में कन्वर्ट करने के लिए ये अपने को ऐसा एरो देना जरूरी है, क्योंकि रेखा यही होती है। ये एक रेखा है, और इस रेखा पर अगर आप यहां पर मिड में बोल दें कि एक न्यूट्रल नंबर की बात कर ले तो 0 होता है, और इस 0 के अंतर्गत अब आप इस पे आपकी अनंत प्रकार की, मतलब इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उनको छोड़कर जितने भी आपके पास जितनी भी प्रकार की कोई भी इस संसार में संख्याएं हैं उनको इस पर व्यक्त किया जा सकता है। और एक रेखा पर अगर कोई संख्याएं रखें तो वो होती है संख्या रेखा, और आप इस संख्या रेखा पर जिन सभी अंकों को व्यक्त कर सकते हैं वो सारी आपके वास्तविक संख्याएं होती है। उसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है वो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो कि यहां पर अगर बात करना चाहें ये 0 होता है तो आप इसके राइट हैंड साइड पे चलें, अर्थात अपन दाएं भाग पर या दाएं पक्ष की तरफ चलें। तो दाएं पक्ष की तरफ अपन चलना चाहें, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया, ये बाएं पक्ष की बात कर लेता हूं मैं। तो याद रखना कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ था। एक व्यक्ति अपने से जो है वो अपने इस तरीके से खड़ा हुआ था, तो मान लो कि वो खड़ा था तो उसने अपने राइट हैंड पर चलना शुरू किया, और राइट हैंड पर चलने के बाद उसके पास एक थैला था, तो उसको जो भी मार्ग पर नंबर मिलना शुरू हुए तो उसने प्रारंभ किया 1 और अपने थैले में डाल लिया, प्रारंभ किया 2 और अपने थैले में डाल लिया। ऐसे जितने भी अंक मिलते गए उनको उठाता चला गया, और चलते चलते ये वहां तक चला गया जहां कोई अंत ही नहीं हुआ। तो ये सोच रहा है कि आगे और भी अंक है, चलो यहां तक कोई बात नहीं, मैंने सारे उठा लिए, ऐसा मान करके कि मेरे पास और भी अनेकों इसमें संख्याएं हैं। तो सारी संख्या इसने उठाई, और उठाने के बाद इसको इसने नाम दे दिया कि जो 1 से लेकर के अनंत तक की जो भी संख्याएं शामिल करें उनको आप नेचुरल नंबर या प्राकृत नंबर इसने बोल दिया। फिर प्राकृत नंबर बोलने के बाद उधर से ये वापस आता है और ये कहता है कि यार इसको भी उठा ही लेते हैं, वैसे इसका कोई मान तो नहीं है, लेकिन इसने इसको जैसे ही इसने अपनी संख्याओं में शामिल किया, तो जैसे ही इसने अपने संख्याओं में शामिल अंक कौन से बन गए? पूर्ण संख्या बन गई। फिर चलो ये बात ठीक है कि यहां तक कोई बात नहीं है सर, अब क्या किया? अब इसने फिर आगे कहा कि मैं अभी मेरी जो है वो खोज जारी है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं देखता हूं कि मेरे उल्टे हाथ पर चलना प्रारंभ करता हूं, यहां क्या मिलता है।
उल्टा चला तो ये काम उल्टा कर रहा है, और उल्टा कर रहा है तो आप नहीं कहते हैं कि यार ये कैसे नेगेटिव काम करता है, इसके कैसे नेगेटिव विचार है। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या इसको मिली, और सारी ऋणात्मक संख्याएं मिली, तो इसने क्या कहा कि अब मेरे थैले में पूरी कितनी संख्याएं हो गई, तो सारी संख्याओं को इसने देखा और शामिल करते हुए इसको इसने नाम दिया कि यार संख्याएं कोई सी भी हो लेकिन अपने आप में पूरी है, कोई भी टुकड़े में नहीं है, जैसे कि 5.2 5.3 ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है। तो सारी चीजों को शामिल करके ये कहां पे आ गया, पूर्णांक पे आ गया। अब भैया पूर्णांक पे आ गया तो इसने कहा कि सर ये पूर्णांक को मैं बना तो दूंगा, लेकिन मुझे यहां पर पूर्णांक में तो दो प्रकार की संख्याएं हो गई। क्या कि यहां से यहां तक जो मेरे थे ये सभी ऋणात्मक थे पूर्णांक की, लेकिन ये ऋणात्मक थे। तो यहां तक जो नंबर थे सारे ये ऋणात्मक पूर्णांक की श्रेणी में शामिल हो गए। किसमें शामिल हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक की श्रेणी में शामिल हो गए। और यहां तक जो सारे अंक थे वो प्राकृत तो थे ही, लेकिन अपने पास यहां पर जो है ये धनात्मक पूर्णांक की श्रेणी में शामिल हो गए। यानी अपन ने जो है वो अब पूर्णांक तक पहुंचने के बाद फिर से इसने इसको और क्लासिफाइड किया, और क्लासिफाइड करके बोला कि मेरे पास जो भी पूर्णांक होता है वो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यानी मुझे इसमें दो प्रकार की संख्याएं देखने को मिलती है। क्या हो रहा है? अच्छा जी, मतलब आपका टीचर आपसे नहीं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थक रहा है और आप थक गए हो है? यार ये बात थोड़ी है, एनर्जी रखो यार मेरे साथ। आपको पता है मैं अब ये तो आप बोल रहे हैं, नहीं तो मैं तो कहाँ थकने वाला हूं। मैं तो अब एक बार शुरू हो गया तो फिर जब तक है जा तब तक नहीं रुकेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, आपके लिए जिम्मेदारी रहेगी कि जो मैंने ये इस तरीके से संख्याएं समझाने का प्रयास किया है इनको आप कल अपनी कॉपी में बिना देखे बनाएंगे और वही कहानी दोहराएंगे कि ये बीच में खड़ा था, राइट अपने सही हाथ की तरफ चलेगा तो इसने जो भी संख्याएं उठाई वो सभी प्राकृत थी। अपने इधर से वापस राइट से वह जहां खड़ा था उस वाले को भी उठा लिया तो ये मिलकर के पूर्ण संख्या हो गई। फिर आगे चला तो उनको भी उठाया तो क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। अब पूर्णांक बन जाने के बाद फिर इसमें क्या होगा कि अपने पास एक फ्रैक्शन, एक डेसिमल, दो और संख्याएं बढ़ जाएगी इसमें, एक भिन्न बढ़ जाएगी और एक दशमलव बढ़ जाएगी। जैसे आप समझ पाए होंगे कि इससे इसके बीच 10 भाग दिखाई देते हैं, 10 भाग दिखाई देते हैं तो 1/1 का मतलब 1 होता है। उसी प्रकार 1/2 का मतलब होता है आधा 0.5। तो यहां जो है 1/2 वाला भाग है वो आपको दिखना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से अपने पास ये आपको समझना पड़ेगा कि भैया इस पर टोटल 10 दशमलव भी हो सकते हैं और 10 भिन्ने भी हो सकती है। ऐसे जो भी आपको व्यक्त करने पड़े कि जैसे मान लो 1/2 है तो वो कितना हुआ 0.5, 1/6 है तो 1/6 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे जी कि 1/6 का दशमलव करके देखिए, पॉइंट लगाया 10, 6 का भाग कितनी बार गया, एक बार, यानी कि एक के अप्रोक्स में ऊपर जा रहा है मामला ये। तो फिर तो उससे छोटे जितने भी नंबर हैं वो 1 और 2 के बीच में आएंगे, या फिर 1 से ऊपर जा रहा है, 1 से ऊपर ही चल रहा है ना। 1/2 नहीं होगा, माफ करना, 1/2 नहीं होगा। यहाँ पर 1/2 होता है तो छोटा होता है 1/2, तो 1/2 यहां से यहां के बीच आता है 1/2। तो ऐसी फ्रैक्शन है इससे ऊपर नीचे वाली जैसे होगी कि 1/6, 1/2 यहाँ पे है, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। 1/4 है तो 4 का भाग तो देखो फिर 10 में देते हैं, दो बार से भी प्लस चला जाता है, वो 0.25 में चला जाता है। तो ये सारी जो मैं है कल डिस्कस करूंगा कि इस रेखा पर आपको कैसे भिन्न व्यक्त करनी है, कैसे दशमलव व्यक्त करनी है, कितने इसमें हो सकती है संख्याएं, अनंत प्रकार की संख्याएं इसमें शामिल होती है जिसमें परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं होती है। तो साथियों मुझे जहां तक लग रहा है कि आज की क्लास लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी नंबर सिस्टम को अगर आपको समझना है तो आज की क्लास को एक बार सबसे निवेदन है कि वापस टाइम निकाल करके देखिएगा, कल की क्लास और भी बेहतर समझ में आएगी। आज की क्लास को मैं रखता हूं यहीं तक, मिलता हूं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।